अस्सलाम बेटा। आज जो है क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर जो है एमसीक्यू पेपर 12 करने जा रहे हैं एंड दैट इज जून 21 का। इसमें एमसीक्यूज और एमएसक्यूज दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही इज आस्किंग Avogadro's constant is correct. Which statement about Avogadro constant is correct? You know very well it's a number and number is 6.02 10 raised to the power 23 and this number is known as Avogadro's constant. Now this is the mass of 1 mole of an element that changes. ये तो change हो रहा होता है आपके पास। सोडियम के लिए ये 23 हो जाएगा, नियोन के लिए 20 हो जाएगा, तो ये तो change होता रहेगा। तो mass नहीं होता, ये number होता है। The mass of this much atoms of an element, no, that also changes. ये 1 मोल हो गया, इसका भी सेम जो है आपके पास 23, इसका मास आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। This is not correct. The number of atoms and the number of atoms, these two can be answered. In 1 mole of neon, neon is monoatomic atom, noble gas है और single atom की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो this is the answer. इसके 6.02 10 to the power 23 particles जो है वो 1 मोल के बराबर होंगे, एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर होंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट IE ऑफ आयोडीन इट्स क्वाइट सिंपल। तो आपको पता है कि आयोडाइन इसके लिए जो है आपके पास कोई भी चीज जो है वो गैसियस एटम में होना चाहिए और फिर जो है आपके पास अगर फर्स्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों गैस फॉर्म में आना जरूरी है। तो ये हमें ढूंढना था एंड डी इज द करेक्ट आंसर with no hassle. Next question. Now he's asking about the lowest boiling point and the highest boiling point, and we need to see these three compounds. Oic acid, carboxylic acid, and it has hydrogen bonding. The other one is the ester, which has permanent dipole. And the last one is sodium salt of acid, which has actually ionic bonding. तो आयनिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट में होना चाहिए, तो Z should be the highest and permanent dipole will be the lowest. तो आपके पास आंसर बन जाएगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल्स की बात हो रही है। तो यू कैन सी कार्बन के पास लोन पेयर तो होते नहीं है, तो इसके पास 3 एक्चुअली बॉन्ड पेयर है, तो 3 में हमारे पास एंगल हो जाएगा 120 का, तो x इज 120। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं कार्बन अगेन, तो इसमें भी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, आपके पास एंगल जो है अगेन 120 का बन जाएगा यहाँ पर भी। एंड द लास्ट वन इज कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 109.5 का एंगल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड इन पास्ट पेपर्स। he gave you decimeter cube of helium and this much pressure. एक flask थी आपके पास, Q flask. The other flask is R, which has 10 decimeter cube and 6. When these connected, जब connect करेंगे तो फिर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा PT VT is equals to P1 V1 plus P2 and V2. तो पहले वाले का जो प्रेशर है that is 12 and वॉल्यूम 5 है। दूसरे वाले का pressure जो है that is 6 and the volume is 10, while P total you need to find and V total is when we connect both these flasks together, तो ये दोनों हमारे पास जो है वॉल्यूम इनका ऐड हो जाएगा। एक फ्लास्क आपके पास ये थी और दूसरी फ्लास्क आपके पास बड़ी थी, आपने दोनों कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो है टोटल वॉल्यूम जो है आपके पास इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 5 इसका था एंड 10 इसका था, तो टोटल हो गया 15। तो हियर यू नीड टू राइट 15। तो आपके पास बन जाएगा 60 ये बन गया और 60 ही ये बन गया एंड डिवाइड बाय 15, 120 अपॉन 15 बन जाएगा 120 डिवाइड बाय 15। द आंसर इज 8। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से है एंड ये अब आपको 3 चीजें बता रहा है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है जाइंट आयनिक होता है,
और हम इसको देखते हैं। स्टेशनरी पार्टिकल्स तो काइनेटिक एनर्जी किसी की जीरो तो होती नहीं है, स्टेशनरी तो हो नहीं सकते पार्टिकल्स, वाइब्रेट तो करेंगे लाजमी सी बात। रिजिड स्ट्रक्चर ट्रू है, रेजिस्ट टू चेंज इन शेप, यस दिस इज ट्रू। सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड है, दे हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड होते हैं हमेशा। वाटर में स्टेशनरी तो फिर काट देते, स्टेशनरी तो हो नहीं सकते पार्टिकल्स, पार्टिकल मूव करते हैं, कैन बी कंप्रेस, इजीली कंप्रेस तो नहीं हो सकते, देयर इज नो स्ट्रेस, कैन नॉट इजीली बी कंप्रेस, ये वाली बात ठीक है। The last one is air, which is a gas. This was a liquid. तो particles move तो करते हैं, can easily be compressed, yes, gas can be easily compressed, can not be easily compressed, ये काट देते हैं, can be easily compressed। तो हमें देखना है कि कौन सा हमारा रो जो है वो मैच कर रहा है, डी में सारी चीजें सही आ रही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा डिफरेंट था, और इसमें जो है मिसरीड की वजह से बच्चों ने गलत किया, एंड दैट इज फर्स्ट स्टेप decomposition of ammonia। इस बात को रीड नहीं किया तो इसके मसला आया। decomposition of ammonia is a reverse reaction। decomposition means कि रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा बन जाए। तो आपके पास अमोनिया की decomposition अगर करेंगे तो आपके पास असल में जो रिएक्शन बनेगा दैट इज N2 and 3H2। means he is asking you about the reverse reaction, and first step means you are here and you need to reach here। आपको यहाँ पे जाना, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके पास बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज फर्स्ट स्टेप, एंड ही इज आस्किंग यू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेप। आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बन जाएगी डी। जिन बच्चों ने इसको मिसरीड किया उनका मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर जो था वो बी था, वो फॉरवर्ड में लेके चलोगे, तो एक्चुअली यू नीड टू मूव बैकवर्ड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसने कहा कि बॉन्ड एनर्जी जो है आप बताएं इस NO की, एंड ही हैज गिवन यू द इक्वेशन। अब जब बॉन्ड एनर्जी की बात होगी तो यू नीड बॉन्ड एनर्जी। असल में यू कैन सी हियर द बॉन्ड आर फॉर्म्ड, हियर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, एंड हियर यू विल गेट 2 NO वाले जो है आपके पास मॉलिक्यूल बनेंगे, आइदर दे हैव अ डबल बॉन्ड या फिर जो भी, तो हम इसको एक्स कर देंगे, जो हमें फाइंड करना है दिस इज क्वेश्चन मार्क, एंड दिस विल बी फ्रॉम डेटा बुकलेट। उठाते हैं डेटा बुकलेट से, और इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको फार्मूला बताया था, एंड द फार्मूला इज क्वाइट सिंपल। आपको करना क्या होता है इसमें, आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा एच आर होती है आपके पास, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये करना होता है। तो मेरे पास यहाँ पर तो हो गया 2x, इसको तो मुझे फाइंड करना है, 2 NO जो थे इसकी बॉन्ड एनर्जी मुझे फाइंड करनी है। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो चाहिए होगी, तो उसके लिए जो है हम थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, डेटा बुकलेट की अगर मिल जाती है तो डेटा बुकलेट आ गई हमारे पास। बॉन्ड एनर्जी चाहिए नाइट्रोजन की एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की है 944 एंड इट इज 496, 944 एंड 496, तो 944 प्लस 496 ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड डेल्टा एच आर जो है उसने आपको दिया हुआ है, दिस विल बी प्लेस्ड हियर, इसको आ देते हैं हम लोग, ये गिवन है 180, इसको सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 944 प्लस 496, एंड ये वहां जाके माइनस हो जाएगा माइनस 180, मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 1260 और वहां से आ रहा है माइनस 2x, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, बात को वैसे ही पता है, आंसर भी पॉजिटिव में ही है, एंड 2 से डिवाइड करना है इसको, 630 A is the correct answer. Next question, एक redox reaction दिया आपको, which species being oxidized in this reaction? शुरू करते हैं। यहाँ पर Cl के ऊपर -1 चार्ज है, एंड अगर tin का चार्ज निकालना है तो tin का चार्ज निकालने के लिए you need to do this one, 0 net charge, it is -2 and it is x, तो इसका चार्ज आ जाएगा +2, जबकि Cl का जो चार्ज है दैट इज -1, हम लिख देते हैं इसके ऊपर,
सिमिलरली सिल्वर, इसका मर्क्यूरी का जो चार्ज है आपके पास यहाँ पर +2, आपको बताया था कि ये कोफिशिएंट इग्नोर कर देने होते हैं आपको, क्योंकि 2 Cl थे तो इसकी वजह से इसके ऊपर -2, तो ये +2 हो जाएगा, इसका चार्ज -1 लिख दिया। यहाँ पर निकालते हैं चार्ज, तो हमारे पास 0, 4 क्लोरीन होंगे तो -4, और इसको एक्स कर दिया, इसका आंसर आ गया +4, जबकि Cl पे चार्ज चाहिए। एंड हमें पूछा था उसने ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज की बात करते तो हमारे पास 10 जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, 10 2 is get oxidized to 10 4, while if you want to see the further last one, तो नेट चार्ज is 0, 2 क्लोरीन की वजह से -2 and it will be 2x, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा हमारे पास +1, जबकि इसका -1 आंसर होता है। वो हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंडिविजुअल एटम की लिखी है। तो अगर हम देखें, if you want to see, तो सिल्वर जो मर्क्यूरी है that get reduced and this get oxidized, he asks you about the oxidized, so A is the correct answer. Next question, simple question है, but Kp is required। तो आपको बताया था कि Kc और Kp दोनों में मोल्स तक तो आपको सेम पहुंचना होता है, तो वहां तक चलते हैं, और उसके बाद जो है फिर टोटल प्रेशर से डिवाइड, टोटल मोल से डिवाइड करना होता है, तो देखते हैं। तो हाइड्रोजन के जो मोल्स दिए हैं उसने दिए हैं 3.6 स्टार्ट में आपको, जबकि इसके दिए हैं 2.0 मोल्स, एंड इसके नहीं दिए तो 0 कर देते हैं इसको, और फिर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो उस वक्त हो जाएगा ये 3.6 माइनस x, ये हो जाएगा 2.0 माइनस x, जबकि वो बन जाएगा 0 + 2x। He'll give you the hint क्या दिया उसने, इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताए आपको कितने हैं, इतने, और हमने किसको सोचा था हाइड्रोजन के मोल्स, ये वाले थे हमारे पास इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम हमारे पास हमने लिखा, तो 3.6 माइनस x जिसको हम कह रहे थे वो उसको कह रहा है 3.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.6 minus 0.2, the answer is 0.4. Now we need to substitute it. After substituting these values, तो मेरे पास आ जाएगा 3.6 minus 0.4, 2.0 minus 0.4 and 0.2 into 0.4। ऐसा करने से इसका आंसर आ जाएगा 3.2 मोल्स, इसके आ जाएंगे 1.6, जबकि उसके हो जाएंगे 0.8, ये मोल्स आ गए। अब यहाँ पर जब मोल्स निकाल लेते हैं, चाहे Kc हो चाहे Kp हो, यहाँ तक तो पहुंचना होता है। इसके बाद अगर आपको Kp में जाना है तो यू नीड टू डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पर Kp का एक्सप्रेशन लिखा। आपको पता है कि HI की जो प्रोडक्ट है उसकी पावर 2 है, और जो रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 and 1 है, तो मैंने इतना इतना करके लिख दिया, राइट। अब इसके मोल से आपके पास 0.8, इसको डिवाइड करना आपने टोटल मोल से, इसके मोल से आपके पास 3.2, इसको टोटल मोल से डिवाइड करना। सिमिलरली इसके हैं 1.6, इसको भी डिवाइड करना है टोटल मोल से, एंड टोटल मोल से डिवाइड करने के बाद टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना होता है, बट द प्रेशर इज नॉट गिवन, सो यू नीड टू एज्यूम प्रेशर, टोटल प्रेशर इज 1। टोटल मोल्स कितने हो गए, इनको हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएंगे 4 and 5.6 बन जाएगा, बन जाएगा मेरे पास 3.2 प्लस 1.6 प्लस 0.8, 5.6। इसका मतलब टोटल जो मोल्स हैं हमारे पास आ रहे हैं 5.6 से आपने इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करना है, और इसको भी करना है। अब जो है इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं तो 0.8 डिवाइड बाय 5.6, जो आंसर आएगा उसको लेते हैं पावर, एंड ये मेरे पास आ गया 0.02 04, नीचे मेरे पास आ रहा है 3.2 डिवाइड बाय 5.6, 0.57, 1.6 divided by 5.6, so 0.28। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0204 डिवाइड बाय 2.571 into 0.285 1 to 0.125 आंसर आ रहा है, and that is D is the correct answer। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर
11 इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके बाद जो टेबल बना के दिया है और कह रहा है कि कौन सी बात इसमें से ठीक है, which statement is correct. स्टार्टिंग कॉन्सलेशन ऑफ एक्स दी है आपको, स्टार्टिंग कॉन्सलेशन ऑफ वाई दी है, एंड आपको फिर दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। मतलब ये दोनों चीजें रिएक्शन करके एक्स प्लस वाई जो है रिएक्शन करके जेड बना रहे होंगे, और इसकी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है इसने। देखते हैं। नाउ द फर्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्संट्रेशन ऑफ एक्स। चेक करें, जब x को चेक करना है तो फिर y जो है दैट शुड बी कांस्टेंट। हम देखते हैं कि y जो है यहाँ पर देखें तो दिस y इज कांस्टेंट एंड x इज चेंज्ड, राइट। x को देखें और से तो x को जो है ये इनका हिसाब किताब इस वक्त रेट ये था, एंड सेकंड जो है मैंने इस एक्सपेरिमेंट को उठाया और हम देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है। इस तो कांस्टेंट थी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने डबल कर दिया एक्चुअली, जब डबल किया तो रेट भी देखें क्या फर्क पड़ा। जो रेट पहले था वही रेट पर आती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको तो हमने क्रॉस कर दिया। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अब उसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि x कांस्टेंट हो और y चेंज हो रहा हो। तो हम इसको x को कांस्टेंट देखना है और y को चेंज करना है। तो मेरे पास पहले दो एक्सपेरिमेंट बन रहे हैं यहाँ पर, पहला एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट। नाउ यू कैन सी दिस इज कांस्टेंट व्हाइल दिस इज डबल। जैसे ही मैंने इसको डबल किया तो रेट जो है मेरा वो 4 टाइम इंक्रीज कर गया। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट में काउंट करें ना करें, डायरेक्ट में तो ये होता है कि अगर मैं डबल करूं तो डबल हो जाए, 3 टाइम करूं 3 टाइम हो जाए, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन इम्पैक्ट आ रहा है इसका, ठीक है, लेकिन 4 फोल्ड आ रहा है। अब इसको जो है मैंने फिलहाल ऐसा किया कि इसको करके और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, हम देखेंगे डायरेक्ट है भी और नहीं भी। द नेक्स्ट पार्ट, the rate of reaction is not affected by the concentration of x. This is quite true. ये बात तो सही है, जो हमने पहले चेक किया था, ये इसी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट नंबर 1 से x से चेंज करने से, जब हमने x को चेंज किया था और इसको हमने कांस्टेंट रखा था तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये वाली बात बिल्कुल सही है, इसको मैं टिक कर दिया कि ये टिक है। इस पे भी क्वेश्चन मार्क रखा था क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, 4 फोल्ड था। नॉट इफेक्टेड बाय द कॉन्संट्रेशन ऑफ y, दिस इज रॉन्ग। तो हमारे पास बी और सी में से सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्चुअली जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर रहा हूँ ना y की, तो रेट पे ऐसा फर्क आ रहा है कि अगर 1 था तो रेट भी 1 था। जब आपने इसको 2 किया तो रेट 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, बल्कि 4 हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा आपके पास ग्राफ आएगा जो एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली नहीं हुआ। इसलिए जो हमारे पास सी बेटर ऑप्शन है, सी को हम। क्वेश्चन नंबर 12, जब इसको पानी में ऐड करेंगे तो SiCl4 पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन है, तो आप इसको पानी में जब ऐड कर देना तो आपको पता है क्या बनेगा। एक तो बन जाएगा इसमें सैन SiO2 जेल बन जाता था, SiOH4 भी लिख पाया था आपको, ठीक है। और साथ जो है आपके पास बन जाएगा 4HCl, जो कि एक्वस फॉर्म में होंगे क्योंकि वाटर उसमें है। तो आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। एंड SiO2 सॉलिड होगा, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट भी आ जाएंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्वाइट सिंपल, कई दफा क्वेश्चन ये आ चुका। क्वेश्चन नंबर 13, दो एलिमेंट्स हैं, एक L और एक M, थर्ड पीरियड के हैं। द ऑक्साइड ऑफ L इज सॉलिड एट RTP। एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड बोला सॉलिड होगा, एंड हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर। अच्छी बात हो गई। तो हमारे पास जो है इनमें से कौन हो सकता है। देखिए, एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जाइंट होता है और सॉलिड होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी जाइंट होता है और सॉलिड होता है। सोडियम का भी ऑक्साइड जाइंट होता है, सॉलिड होता है। लेकिन फास्फोरस का जो ऑक्साइड है वो हमारे पास सिंपल होगा, जाइंट नहीं होगा। ये काट देते हैं, इसका मतलब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ठीक हो गए और फास्फोरस कट गया। नेक्स्ट ही सेज द क्लोराइड ऑफ L डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब आपको याद होगा कि सोडियम तो रिएक्शन नहीं करता था, pH 7 रहती थी, ठीक है। उससे क्लोराइड जो था NaCl को जब पानी में ऐड किया था तब बस pH
जो है 7 थी। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड जब ऐड किया तो 6.5 हो गई थी। एल्यूमिनियम तो एसिडिक हो गया था। तो इनमें से न्यूट्रल जो है वो आपके पास कौन सा रहता है, जो उसने कहा कि पानी से रिएक्शन ना करे, तो दैट इज सोडियम। दो बातें होगी, इसलिए हमारे पास मैग्नीशियम कट जाएगा एंड एल्यूमिनियम भी कट जाएगा। द लास्ट, आर्गन इज द ओनली एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड हैज लोअर पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देन एम। अच्छा, अब मेल्टिंग पॉइंट का अगर ग्राफ आपको याद है तो उसमें क्या था, आपको याद करवा देते हैं हल्का सा। मेल्टिंग पॉइंट का आपके पास कुछ मेटल्स आते थे, 3 मेटल्स थे आपके पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद आप लोग चले जाते थे सिलिकॉन पे। सिलिकॉन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक था, जाइंट मॉलिक्यूल होता। उसके बाद हम आगे थे जमीन पे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास था फास्फोरस जो कि P4 की फॉर्म में होता है। फिर इसके बाद आया था सल्फर जो कि S8 की फॉर्म में होता है। उसके बाद आया था Cl2 जो दोनों से नीचे होगा, Cl2। और उसके बाद जो आपके पास आ जाएगा आर्गन जो कि इससे भी नीचे होगा, सबसे कम स्तर। क्यों? इन तीनों में वान डेर वाल फोर्स होती है और लोएस्ट में यही आता है। इनमें सब में वान डेर वाल फोर्स होती है जो कि डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस एरिया पे। तो इसमें जो है आपके पास जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन सरफेस एरिया होता है वैसे ही फंक्शन चलेगा। इसने कहा आर्गन इज द ओनली एलिमेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट इससे m से लो है। तो आर्गन से ऊपर वाला आपके पास बन रहा है क्लोरीन, एंड ड्यू टू दिस वी नीड टू टिक क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन इसमें तो दोनों तरह से टिक हो गया, सोडियम भी और क्लोरीन भी, जबकि वहां पे फास्फोरस की वजह से वो टिक नहीं कर सकते। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल ओ लेवल क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि रेज द पीएच, मतलब पीएच को आपने अपलिफ्ट करना है, ऊपर करना है, ज्यादा किया आपने, पीएच इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बेस ऐड करनी है। और बेस क्या होती है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो लाइम इज अ यूज रिड्यूस एसिडिक सॉइल के लिए यूज करते हैं, ये बात भी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15 आप, इसमें कह रहा है Z इज एनहाइड्रस कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 होगा भाई, Z कोई कंपाउंड का ग्रुप 2 का, ठीक है जी। जब इसको हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैसेस, जब ये बोल दिया फिर टू डिफरेंट गैसेस, तो हमारे पास तो दो ही है, दो ही तरह के कंपाउंड है हमारे पास। या तो हमारे पास ग्रुप 2 का कार्बोनेट होगा जिसमें हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, या फिर होगा ग्रुप 2 का हमारे पास नाइट्रेट, क्योंकि इसमें आपके पास मेटल ऑक्साइड भी बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है एंड प्लस ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है। तो ये इसकी बैलेंसिंग भी हमें पता ही है। तो दो गैसेस तो हमारे पास बनती है नाइट्रेट में, ये बात तो कंफर्म होगी कि ये है नाइट्रेट, और नाइट्रेट लिख दिया मैंने, दो गैसेस का बोला था, इसमें मार्क कर देता हूँ, दो गैसेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज Z रिलेटिवली लो थर्मली स्टेबल। अब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब जो इसका केटाइन होगा, इस बात के ऊपर, जो केटाइन है आपका, केटाइन, उसका जो है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब छोटा साइज और मास ज्यादा। तो आपके पास इनमें से एक बैरियम है और एक मैग्नीशियम है। तो अगर बैरियम की बात करूं तो बैरियम का साइज तो बहुत बड़ा है, जबकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने बैरियम। तो चार्ज डेंसिटी असल में, चार्ज इसका 2 है, इसका मास जो है 137, इसका चार्ज 2, इसका जस्ट 24। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा बन रही है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ हेलाइड कहां पर होगी? अच्छा, प्रेसिपिटेशन हो रही है यहाँ पर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन नेवर बी रिडॉक्स। अगला रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ब्रोमीन शुड बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ऐसा है नहीं। इट इज लेस रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती इसमें। हाँ, नेक्स्ट वाले में होने जा रही है। नेक्स्ट वाले में जो Cl है वो Br को डिस्प्लेस कर देगा, दिस इज पॉसिबल। जब ऐसा होगा तो Cl2 प्लस NaBr, इससे आपके बन जाएगा NaCl and Br2 बन जाएगा। बोला कि ऑक्सीडेशन ऑफ हेलाइड, यहाँ पर -1 था, यहाँ पे 0 हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये तो मैं टिक करने जा रहा हूँ। एंड सिमिलरली ब्रोमाइड जो है वो आयोडाइड को डिस्प्लेस कर सकता है, इसमें आपके पास सेम होगा, बस आयोडाइड जो है इस फॉर्म से आयोडीन बन जाएगा, तो ये वाला भी रिएक्शन होगा। तो आपके पास C एंड D को हमने टिक कर दिया इधर से। दूसरा चलते हैं,
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है कि H2O कॉन्सेंट्रेटेड, जब हमने हेलाइड के टेस्ट किए थे तो ब्रोमाइड के साथ एंड आयोडाइड के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोराइड को नहीं कर सकता, तो क्लोराइड बोले तो काट देंगे, आयोडाइड बोलेंगे तो टिक कर देंगे, ब्रोमाइड बोलेगा तो टिक कर देंगे, और एक बच गया हमारे पास ये। इसमें तो Br की जगह पे OH जाना, ये नेगेटिव हटेगा, उसकी जगह पे आके OH भी नेगेटिव ही होता है, वो आके लग जाएगा। तो दिस इज नॉट अ डिस्प्लेस रिडॉक्स रिएक्शन, इसको काट देते हैं। जबकि नीचे वाला जो है हमारे पास, इसमें दो जो टिक आ रहे हैं, डी इज द क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है क्लोरीन गैस ट्रीट वाटर, तो व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, ये आरटीपी बात कर रहा है आपसे। उस वक्त जो है एक किलिंग बैक्टीरिया के लिए जो स्पीशी बनती है वो क्या थी, आपको बताया था कि आपके पास जब Cl2 को मैं पानी में ऐड करूंगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, Cl के हो जाएंगे दो टुकड़े, पानी में ऐड करने पे एक बन जाएगा HCl और एक बन जाएगा HOCl। ये जो है ना, इसको क्लोरिक 1 एसिड भी कहते हैं, ये बन जाएगा। इसी के तीन फंक्शन आपको बताए थे, तीन फंक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है इस पास ऑक्सीजन, नंबर 2 ये एंटीसेप्टिक भी है, बैक्टीरिया को किल करता है, एंड नंबर 3 यही ब्लीचिंग एजेंट भी था। ClO नेगेटिव आयन जो है दैट इज अ। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि अगर अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो तो उससे क्या होता है। उससे आपको पता है कि यूट्रोफिकेशन होती है, यूट्रोफिकेशन में एसिड रेन काटते हैं, ओजोन की डिप्रेशन भी काटते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काटते हैं, ऑक्सीजन का लेवल स्ट्रीम्स में लो हो जाता है, ठीक है ना, प्लांट्स ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। तो दैट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। 19 ये कह रहा है अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट अमोनियम सल्फाइड, ये बनता है। व्हेन अमोनियम सल्फाइड डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस ऑरेंज एल्कलाइन सॉल्यूशन। अच्छा जी, ये बन गया। एडिशन ऑफ NaOH to this solution produce gas this। अच्छी बात हो गई। देखिए जब मैं NaOH को ऐड करूंगा तो ये दो चीजें हैं, इनमें से देखिए इसका अमोनिया का तो कोई रिएक्शन नहीं होना इसके साथ। हाँ, इसकी बात करें तो हमारे पास इसमें यू नो के NH4 है। NH4 एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है कि अगर आप गौर से देखें तो अमोनिया प्लस इसमें अगर H पॉजिटिव आयन S जाके छुप जाता है तो फिर ये बन जाता है एसिडिक, आपको बताया था। तो इसका जो एसिड है उसके साथ ही रिएक्शन कर जाएगा OH, और इस तरीके से आपके पास अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया अमोनिया गैस रिलीज होगी, गैस X। अब दूसरा आपने क्या ऐड किया है, HCl ऐड किया है, चले उतारते हैं इसको भी, H प्लस आ जाएगा एंड Cl नेगेटिव आ जाएगा। उसका जो दूसरा पार्ट था मेरे पास, एक तो मेरे पास था अमोनियम आयन, राइट, दूसरा उसके साथ जो पार्ट बन रहा है दैट इज SH लिख दिया। देखिए अगर अमोनियम के ऊपर चार्ज, अमोनियम को अलग कर दिया, SH को अलग कर दिया, इसमें चार्ज अगर पॉजिटिव है इसमें चार्ज नेगेटिव होगा। अब इसको लेके आ जाते हैं। अब इसमें अगर ये H जाके इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो आपको बन जाएगा H2S, आपको गैस बन जाएगी H2S, एसिड ऐड करने से ये बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, आंसर बन जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ये कह रहा है कि अगर इसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस ऐड कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो आपको पता है डबल बॉन्ड को उड़ा देगी सारे, तो फुली सैचुरेट हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, उसमें कितने कार्बन होंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस बस उसको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर थोड़ा सा, और वैसे तो अगर बना होता तो फिर तो काफी आसान आपको समझाया था मैंने। तो ये स्ट्रक्चर अब ऐसा कुछ बच जाएगा, इधर से गया इधर, फिर जाना मुझे ऊपर और फिर इस तरफ और फिर इस तरफ और फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक जब डबल बॉन्ड यहाँ पे तक खत्म हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये भी खत्म हो गया, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था,
जब सैचुरेटेड स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा तो मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने 3 और 4 डंडियों पे रुकना है। देखिए इस पे तो आपको पता है कि 2 H लगे हुए हैं ना, ये CH2 है, तो जब 2 H लगे होंगे तो कायरल तो नहीं हो सकता ना, एक डंडी वाला इसमें 3 H लगे ये भी नहीं हो सकता। तो आपको रुकना है 3 डंडियों पे या फिर रुकना है 4 डंडियों पे, इसके अलावा नहीं रुकना। और अगर आपके पास सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में तो फिर सारे के सारे वो हो जाएंगे। तो देखिए 3 डंडियों पे मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 डंडियों पे रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये मेरे पास आ गए सारे, तो कोई चीज नहीं बची मेरे पास। ये भी 2 डंडियां थी, 2 डंडियां थी, तो हमारे पास 3 और 4 पे रुका हूँ मैं। एक जो है अब आपको दिखाता हूँ क्या मसला क्या है उसका। ये सारे के सारे कायरल हैं, सारे के सारे। अब आपके जेहन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ने ये क्यों नहीं मार्क किया। अच्छा इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं, रुक जाए, ये लगा देता हूँ, चलो मार्क कर। तो आपने क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है। मॉलिक्यूल में सिमेट्री तो नजर ही नहीं है मुझे कहीं भी, ठीक है, हर तरफ से अलग ही है। तो सिमेट्री नहीं है तो ये सारे के सारे कायरल हो जाएंगे। लेकिन इस वाले को जिसको मैंने लास्ट में लगाया है ना, इसको मैं अब दिखाऊं आपको, तो मसला इसका ये है कि इस कार्बन के साथ ये भी CH3 लगा हुआ है, ये भी CH3 लगा हुआ है, तो ये कायरल नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास काली कितने आ गए, अब आपको नजर आया कि इसमें सिमेट्री है, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम थी हमारी थी, इसलिए हमने इसको डाली, ये कायरल नहीं है। बाकी हर जगह पे डिफरेंट है। देखिए अगर इसको चेक करना है, CH3 हो गया, इसके ऊपर H हो गया, एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट, तो इस तरीके से आपको पहले चेक करना बताया था। तो आपके पास हो गए टोटल 3, ये 2 5, तो 5 इज आंसर। तो ये आपके पास इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि स्टेप 1 में क्या हुआ, हम और देखें तो हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आ रहा है डबल बॉन्ड आता है। तो मैं इसको डबल बॉन्ड की वजह से स्टेप 1 में पहुंच गया। एलिमिनेशन, यस हाँ एलिमिनेशन हुई है। ऑक्सीडेशन, जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन थे ना, हाइड्रोजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए मैं टिक करना चाह रहा हूँ। अगले वाले में क्या हुआ, अगले वाले में इसको देखिए अगर और से और इसको देखिए और से, तो इस वाले पार्ट को तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब फिर एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। लास्ट वाले पार्ट में देखें तो क्या फर्क आ रहा है कि ये वाला पार्ट जो है इसमें देखिए एग्जैक्टली ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। हाँ एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बन गई, तो एसिड रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन, रिडक्शन एंड आंसर बन गया। कंपाउंड एक्स था, ये कंपाउंड एक्स थी, जब उसको क्या करवाया, इसे सिंगल रिएक्शन में कन्वर्ट करवाया। आपको नजर आ रहा है कि एक तो बन गया इसमें एसिड और एक बन गया कीटोन, इसका मतलब उसने जो यूज किया है तो डबल बॉन्ड काटा होगा, आपके पास एल्कीन होती KMnO4 यूज किया उसने हॉट वाला, उससे बना। अच्छा जो बन गया है उसको पहले नोट कर देते हैं। इसमें आपको नजर आ रहे हैं कार्बन और फिर ये कार्बन और फिर ये कार्बन, कार्बन और कार्बन, कार्बन। मैंने सिर्फ चेन वाले कार्बन उठाए हैं, चेन में आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में ये वाले कार्बन आ रहे हैं। गिनती भी लिख देते हैं इनके ऊपर ताकि हमें पहचानने में आसानी हो जाए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 कार्बन की चेन है। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो ये तो मैंने इसको देख लिया। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया था। आपने यहाँ से जब कट करना है, अगर तो 4 डंडियां हो तो कीटोन बनता है, और अगर 3 डंडियां हो तो एसिड बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एसिड बन जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये एसिड बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो है कीटोन बन जाएगा, दोनों सही है। यहाँ पर भी एसिड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ये बातें तो साथ में एसिड और कीटोन तो सब में बन जाएगा। अब करना है गिनती। अगर मैं इसको यहाँ पे कट लगाता हूँ, लगा दिया मैंने, इसका कार्बन नंबर 1 जो है एसिड बन जाएगा, हमारे पास भी कार्बन नंबर 1 एसिड बन रहा है। कार्बन नंबर 2 हो गया, फिर कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5 हो गया, कार्बन नंबर 6 हो गया। देखिए कार्बन नंबर 1 पे जो है आपके पास 1 पे एसिड बनेगा इसमें, एंड कार्बन नंबर 5 पे बनेगा कीटोन। ठीक है, इसको अगर मैं किसी को मसला है तो खोल के भी दिखा सकते हैं, ऐसा हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ से इसको कितनी पारी करनी पड़ेगी अभी और भी, ये अगर आंसर है या नहीं है, ऐसा कर दें।
आपने क्या किया कि इधर लगा दिया ऑक्सीजन, इधर लगा दिया ऑक्सीजन, और फिर जो है इधर आपके पास OH भी आएगा। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 2 पे CH3। देखिए कार्बन नंबर 1 पे मेरे पास एसिड, यस, कार्बन नंबर 2 पे CH3, ट्रू, एंड कार्बन नंबर 5 पे कीटोन एंड 6 कार्बन की चेन। पहला ही आंसर बन गया हमारे पास। दूसरे वाले अगर करना है तो करके दिखा देते हैं आपको। इसमें कार्बन नंबर 1 जो है ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल लगा हुआ, हमारे पास तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ, तो हमें इस बात को भी नोट करना था कि कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल लगा हुआ, तो ये वाली बात सही है। इस तरीके से आप इसमें चेक करेंगे तो ये बन जाएगा एसिड, कार्बन नंबर 1, 2 एंड फिर 3 पे मिथाइल लगा, ये भी नहीं होगा। इसमें आते हैं, अगर इसमें मेरे पास कार्बन नंबर 1 पे एसिड तो बन जाएगा, 2 पे मिथाइल भी लग गया, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 पे जाके कीटोन बन रहा है। मेरे पास कीटोन कहाँ बनना चाहिए, 5 पे बनना चाहिए, जो कि इसी में आ रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मीथेन का ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहा है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह रहा है कि during this reaction P and Q are involved in the mechanism। अच्छा जी, P and Q किस किस मैकेनिज्म, प्रोपेगेशन में। प्रोपेगेशन में होता क्या है कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल प्लस उसके साथ रेडिकल रिएक्शन करता है, और फिर आपके पास बन जाता है, एक बन जाता है स्टेबल मॉलिक्यूल, बन जाता है रेडिकल, और रेडिकल जो है वो बन जाता है स्टेबल मॉलिक्यूल। तो मेरे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल, एक रेडिकल होना चाहिए, दोनों both are involved in this, both are involved in termination। टर्मिनेशन में आपके पास होता क्या है कि रेडिकल प्लस रेडिकल मिल के आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, जैसे CH3 एंड फिर CH3, दोनों रेडिकल रेडिकल मिल के आपके पास बन जाएंगे C2H6 बन जाएगा ये। अब रेडिकल के स्टेबल मॉलिक्यूल की पहचान आपको बताई थी, रेडिकल में एक वैलेंसी शॉर्ट होती है, वैलेंसी इज शॉर्ट, मतलब, और स्टेबल मॉलिक्यूल में क्या होता है, वैलेंसी पूरी होती है, फुल वैलेंसी। ठीक है, ये दोनों रेडिकल, ये भी रेडिकल बनेगा, ये भी रेडिकल बनेगा, क्योंकि ना ये Br2 है ना ये H2 है। हाइड्रोजन रेडिकल बनता नहीं है असल में किसी भी स्टेप में, आपको बताया था उसमें वीडियो में, आपको याद है, आपको पढ़ाया था, ये हाइड्रोजन रेडिकल किसी स्टेप में प्रोड्यूस नहीं होता। फिर ये भी रेडिकल है और ये भी रेडिकल है, क्योंकि CH3 है ना, CH4 होता तो स्टेबल मॉलिक्यूल होता। फिर यहाँ पर ये तो रेडिकल है, और ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल मॉलिक्यूल। ये इसमें तो यूज हो सकता है प्रोपेगेशन में, लेकिन टर्मिनेशन में दोनों नहीं इन्वॉल्व होते हैं। उसने कहा कि P और Q दोनों जो है टर्मिनेशन में भी इन्वॉल्व हो, तो दोनों का रेडिकल होना जरूरी था। तो यहाँ पर ये और ये दोनों आपके पास इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, मतलब CH3 और Br2 का रिएक्शन करवा दें, Br2 का, तो ये आपके पास ये इन्वॉल्व हो गया। इस तरीके से अगर आप Br रेडिकल को ले लें और CH4 से रिएक्शन करवा दें तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये दोनों पार्ट यूज हो रहे हैं। किसमें मैंने लिखा है, मैंने प्रोपेगेशन के लिए लिखा है, और टर्मिनेशन में तो आपको पता है कि हो ही सकते हैं। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर देखिए तो 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, CH3 Br, इसका मतलब कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है एंड दिस इज रेडिकल। तो आपके पास दोनों रेडिकल होना जरूरी था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और हाइड्रोजन रेडिकल होता नहीं है, इसलिए हमने एक उतार दिया। 24 में 2 ब्रोमोप्रोपेन था, टेस्ट ट्यूब में रखा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, पीपीटी आ गए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट से रिपीट किया है 2 आइडोप्रोपेन के साथ। तो यहाँ पर आइडो है, वहां पर ब्रोमो है। पहला तो आपसे पूछा है कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए ब्रोमो में जो पीपीटी आएंगे दैट विल बी क्रीम पीपीटी, और रिएक्शन किस में फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा आयोडो में। क्यों, आपके पास CI का जो बॉन्ड है वो बड़े साइज होने की वजह से, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इस वजह से बॉन्ड जो है ये वीक होगा, वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और आपके पास अगर हम CBr की बॉन्ड की बात करें तो CBr Br का साइज छोटा होता है, तो ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, देर से टूटेगा। तो फास्ट रेट होगा आयोडो का, आयोडो का रेट फास्ट होगा, जल्दी काम हो जाएगा उसमें। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है सोडियम मेथॉक्साइड रिएक्ट विद 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन, मतलब एसएन की बात हो रही है। एसएन की दो टाइप्स थी, कहीं पंगा तो नहीं हो सकता। प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, 2 पे ही क्लोरो लगाना है और 2 पे ही लगाना है आपको मिथाइल CH3। इसका मतलब ये हो गया आपका अल्फा कार्बन और ये हो गया आपके पास अब 3 कार्बन इसमें लगे हुए आपके पास, दिखा दे आपको 1 2 और 3। इसका मतलब ये टर्शरी है, जैसे दिया है ये टर्शरी है। अगर टर्शरी है तो ये करेगा SN1। SN1 में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है उसके बाद दूसरा आके लगता है, तो आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास SN2 के लिए था जो कि प्राइमरी करता है, ये भी SN2 के लिए था, प्राइमरी काटते थे इसको, दोनों ये सही नहीं है। ये दो ऑप्शन है। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं सिलेक्शन करवा दूं, आपके पास लिक्विड फाइल ये है, सब्स्टिट्यूशन करवानी है आपको, तो कैसा मॉलिक्यूल बनता है? तो मॉलिक्यूल ऐसे ही बनेगा भाई कि उसमें इस Cl की जगह पे, मैं इसको मार्क कर दूं, इस Cl की जगह पे आपके पास यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा C और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। आप न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं किसको? OCH3 को ना, तो ये बनेगा। तो इसमें आपके पास इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए, यू कैन सी एक कार्बन के साथ जो है 3 CH3, एक कार्बन के साथ 3 CH3, ये दोनों पार्ट सही हो गए। उसके बाद आपके पास जो C था उसके साथ डायरेक्ट आके क्या लग जाएगा, सी, दिस विल बी एक्चुअली, तो आपके पास आके लगना चाहिए था इसको। A is the correct answer, B is wrong. Question number 26. Alcohol reacted with concentrated sulfuric acid produce mixture of two products. Alcohol से sulfuric acid concentrate था, alkene बने। Two of the products are structural isomers of each other. अच्छा जी, एक अल्कोहल थी उसका हमने concentrated sulfuric acid रिएक्शन करवाया, उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गई, मतलब दो एल्कीन्स बन गई हैं। अच्छा, इसमें हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन लगा दिए मैंने, ये 6 कार्बन आ गए। इसमें कार्बन नंबर 2 पे मैंने OH लगा दिया। अब आपको बताया था, समझाया था, तो ये इसका अल्फा हो गया, इसका बीटा ये हो गया और बीटा ये हो गया। इसमें दो आपके पास एक्चुअली यू कैन सी एल्कीन बनेगी। कैसे? कि इसका OH चला जाए और इसका H चला जाए तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और अगर इसका OH और इसका H चला जाए तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें आपके पास 1 हेक्सीन बन जाएगी एंड 2 हेक्सीन बन जाएगी। इसमें मेरे पास 2 बन जाएगी, उसमें सिस्टर भी होगा 12, चक्ला की बात की है, तो मेरे पास 2 बन जाएगी। इसमें पेंटेन 1 ऑल, इसको भी बना लेता हूँ। आपको पता है ये टर्मिनल पे लगा हुआ है, 5 कार्बन कर दिया मैंने, इसमें मैंने OH कर दिया यहाँ पर। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसका अल्फा कार्बन ये और बीटा सिर्फ इसमें एक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही अल्कोहल बनेगी, एल्कीन बनेगी, एंड दैट इज 1 पेंटीन। तो ये तो नहीं हो सकता, काटते हैं इसको। इस पे आते हैं आपके पास पेंट, ये 5 कार्बन बनाती है, इस पे 3 पे OH लगा दिया। अच्छा, अब इसमें OH देखिए कि आपके पास ये अल्फा है और बीटा भी है, तो इसमें 2 एल्कीन बनेगी। लेकिन इशू ये है कि इसका OH और इसका H अगर चला जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसका नाम जो है गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। लेकिन अगर इसका OH और इसका H चला जाए तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, उस वक्त गिनती फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, इसका मतलब फिर 2 पेंटीन बन जाएगा। तो आपके पास इसमें एक्चुअली सिमेट्री आ रही है दोनों तरफ से, इसलिए आपके पास एल्कीन एक ही बनेगी। तो दिस कैन नॉट बी आंसर। एंड प्रोपेन 2 होल की बात कर रहा है, तो ये प्रोप बना दिया, ये मैंने और बना दिया। इसमें भी आपको सिमेट्री नजर आ रही है, अल्फा कार्बन चाहे 1 2 बीटा 2 है आपके पास, लेकिन यू कैन सी सिमेट्री, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, एक ही बनेगी। दिस कैन नॉट बी आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 जो है बिल्कुल ही अलग से था और अजीब सा था आपके सामने, पर इस वक्त आप उसको टिक करना था कि क्या किया जाए। कहा कि फॉर्म स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस। बेस क्या होती है? बेस जो OH प्रोड्यूस करवा दे। बारह देखते हैं, इथेनॉल डाइक्रोमेट सिलेक्शन करवाऊंगा, इससे तो मेरे पास एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड, हटाओ इसको। इथेनॉल एंड हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इससे आपके पास एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये भी नहीं हुआ। इथेनॉल एंड सोडियम, इससे मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास इथेनॉल का C2H5 एंड OH, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ? सोडियम के साथ।
सोडियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस मार देगा, तो आपके पास बन जाएगा एक्चुअली C2H5O नेगेटिव एंड से आगे लग जाएगा सोडियम। देखिए अब सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, जैसे ही पानी में इसको आप छोड़ेंगे कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर के अंदर जो है सोडियम अलग घूम रहा होगा एंड ये जो है अलग घूम रहा होगा। अब पानी तो वहां पर होगा, जब पानी वहां पर होगा तो पानी का जो H था और OH था, ये H इसका टूट के इसके पास आ जाएगा और ऐसा करने से आपके पास ये तो बन जाएगा वापस C2H5OH, क्योंकि ये कोई एसिड नहीं है, इसका तो मजबूरी में हाइड्रोजन चला गया था और वहां से आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, OH नेगेटिव। जब ये जनरेट हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, तो दिस कैन बी आंसर। इथेनॉल एंड हाइड्रोजन साइनाइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे आपके पास तो सिर्फ Cl आ जाएगा। अगर करके देखना है तो देख लें C2H5OH, और अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड HCl सिलेक्शन करवा दिया कॉन्सनट्रेटेड HCl से, तो उस वक्त आपके पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा C2H5 और इसका OH निकल जाएगा और सिमिलरली वहां से इसका Cl आके लग जाएगा और H, आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस। देखिए बोर्ड से अगर आपके पास सिर्फ CN आए, सिर्फ अगर CN आता है इसका मतलब कि दो की जगह पे आए, और अगर H भी आ जाता है साथ, मतलब OH और C दोनों एक ही कार्बन पे आके लगते हैं, इसका मतलब HCN आपने ऐड किया, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही मैकेनिज्म शो किया है आपके पास, सारे के सारे ऑप्शन कोर्स देखे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा है। ये डबल बॉन्ड वाले हैं सारे के सारे, एल्डिहाइड या कीटोन दिए हैं तो एल्डिहाइड है सारे। अब इसमें देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म सही है। तो पहले तो हमने देखना है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और कार्बन ही आगे जुड़ता है, नाइट्रोजन नहीं जुड़ता, राइट। तो इसको तो मैं टिक कर रहा हूँ, ये तो ठीक करना होगा, इसको भी मैं टिक कर रहा हूँ, नहीं इसको टिक नहीं कर सकता, ये उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो कर रहा है। असल में इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर शो करनी होती है, ये यहाँ से मूव करेगा और ये यहाँ से मूव करेगा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसने ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कराया, काट दे इसको, जबकि ये वाला मेथड सही है। तो पहले आपके पास दो मेथड सही निकले, दो खराब होता है। फिर आपको बताया कि होता क्या था, जब ये बॉन्ड बन जाएगा इसका इंटरमीडिएट, उसमें आपके पास ये C डबल बॉन्ड O था, ये आपके पास R था लेट्स से, और ये आपके पास H था। तो जब आप इसमें CN लेके आते थे, अगर आपको याद हो, तो आपने ये इसके ऊपर अटैक करवा दिया, ये बॉन्ड इधर चला गया, तो आपके पास ये पहली जो इंटरमीडिएट बनती थी वो ऐसी होती थी, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था के और CN इसके साथ आके लग चुका है, उसने वैसे शो किया आप, लेकिन उसने CN जोड़ दिया है, मैं भी जोड़ दिखा देता हूँ आपको, सब सही है। खैर हमें चेक तो A और D को ही चेक करना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी मूवमेंट शो करनी होती है हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है दैट इज रॉन्ग, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कर रहा है, सो दिस इज नॉट, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास नाइट्राइल था, नाइट्राइल से उसने कहा है, ये देखिए C है और ये N है, इससे कंपाउंड X बन गया, उसके बाद उससे अल्कोहल बना दिया। अच्छा अब आप ये देखें कि ये प्राइमरी अल्कोहल जो बनती है किस चीज से बनती है, ये बनती है ओइक एसिड से, और आपको पता है कि CN के दो रिएक्शन होते हैं, RCN के दो रिएक्शन तो होते थे, एक RCN हट जाता था और एक RC इसमें इसका डबल बॉन्ड खुल जाता था, यहाँ पर H2 एंड H2 अमाइन बन जाता था और यहाँ पर हमारे पास एसिड बन जाता था और अमोनिया बन जाती थी, तो इसके दो रिएक्शन होते थे। अब उसने कहा है कि अल्कोहल बन रही है, अल्कोहल बनेगी एसिड से, तो एसिड बनना है इससे, और ये आपके पास हो गया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन क्या होती है आपके पास, डाइल्यूट H डाइल्यूट OH। अगर तो मैं बेस को यूज करूंगा तो फिर मसला ये होगा कि ये आपके पास COONA बन जाएगा, फिर उसका मसला खराब हो जाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना चाहिए आपको। जब ये हो जाएगा तो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपके पास होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब पोलर बॉन्ड के लिए आपको बताया था कि आपको बोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना होता है, और नॉन पोलर की आप निकल प्लाटिनम यूज करते हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया, आपके पास ये यूज करना है, बोरो भी कट जाएगा, या बोरो नहीं काम कर सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, और उस गलती की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि देखिए इसमें अगर आप गौर से देख सकते हैं, इसमें OH का बॉन्ड है, तो OH का बॉन्ड ये है
और ये है और ये है, ये कट गया मेरे पास। ठीक है। दूसरी बात, इसको बच्चे समझे कि ये शार्प पीक है, ये वाली पीक है, ये वो वाली पीक है नहीं एक्चुअली। ये CO की पीक नहीं है, तो आपके पास CO नहीं होना चाहिए, और ये डबल बॉन्ड जो है इसकी पीक होनी चाहिए। अब डेटा मूवमेंट जो है हम दिखाएं अगर आपको, तो ये मेजॉरिटी बच्चों ने इसको एसिड समझा कि ये OH हो गया, और इसको जो है CO की पीक समझा, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एक्चुअली दिस इज नॉट CO, ये CO की पीक नहीं है, तो CO की पीक नहीं होनी चाहिए। आप इसी बात को कैंसिल कर दें तो फिर ये कट जाएगा आपके पास बच गए 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में आपके पास एक में तो सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और एक में आपके पास आ रहा है ये डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है उसको अगर आप चेक करें, तो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यार जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है आपके पास ये आ रही है इसी। ठीक है जी, वीक सिग्नल होता है, पर ये आपके पास आ रहा है, और इसको हमें जाके देखना। CO का सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब देखते हैं 15 to 18 में हमारे पास ये चीज आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो फिर हम इसको चेक कर देंगे। 16 15 के रेंज में जो है आपके पास ये पीक आ रही है, तो इसलिए हम इसको पी को करेक्ट करेंगे और इसको हमने क्रॉस करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड की पीक इसमें नजर आ रही है आपको, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बता रहे मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किया था। आप CO की पीक का जरा ख्याल करेंगे, CO की पीक शार्प होती है, काफी नीचे तक आ रही होती है ना। सेक्शन 20 का स्टार्ट हो गया। इसमें आपके पास ये कहा है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा जी, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं सबके, इसमें हो जाएंगे 10। आपको नजर आ रहा है प्रोटॉन नंबर इतना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन। इसमें हो जाएंगे 16, इसमें हो जाएंगे आपके पास 10, और फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या करना होता है, माइनस करना होता है। माइनस कर दिया मैंने, इसका आंसर 10 आ गया, इसका आंसर आ गया मेरे माइनस 16, इसका आंसर आ गया 12। तो किस में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेम होंगे, तो मेरे पास आंसर बन रहा है 1 and 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। एक हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन, इसका MR इतना है 84, तो उसने कहा है कि हाइड्रोकार्बन है, तो इससे क्या क्या चीज फाइंड की जा सकती है देखते हैं। देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन है ना, मेरे पास या तो फॉर्मूला होगा उसका CnH2n+2, ठीक है, जो सिलेबस में है, या हो सकता है CnH2n भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इनमें से दोनों को चेक कर लेते हैं। मैं पहले वाले को अगर चेक करूं, CnH2n+2 इज इक्वल टू 84, तो कार्बन होता है एक्चुअली 12n, ये हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन 1 होता है, 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 2n+2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 84। इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 12n+2n+2 इज इक्वल टू 84। फिर आ जाएगा 14n+2 इज इक्वल टू 84, एन प्लस 14n इज इक्वल टू 82। अच्छा, आप डिवाइड करते हैं इसको, 82 डिवाइड बाय 14, यहाँ से आ रहा है मेरे पास फ्रैक्शन में, एंड 5.85। अब क्या करते हैं हम, Cn एंड H2n ले लेते हैं, जो कि 84, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12n, ये बन जाएगा आपके पास 2n इज इक्वल टू 84, 14n इज इक्वल टू 84, एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा 84 डिवाइड बाय 14, 6 आंसर आ गया। तो मेरे पास ये एक एल्कीन है। अगर एल्कीन है तो मेरे पास इसका फॉर्मूला भी आ चुका है, C6 एंड H6 आ चुका है। अब इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? यस, CH इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, 2V1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस, वेदर इट कंटेन डबल बॉन्ड और नॉट, ये बात भी निकल आई, क्योंकि इधर से हमारे पास फॉर्मूला सेट नहीं हुआ था, इधर पता चल गया कि डबल बॉन्ड भी इसमें है। ये तीनों बातें हमें पता चल सकती हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 33, जब रिएक्शन दिखा रहा है, इसकी डिकम्पोजिशन में आपके पास अमोनिया गैस बन रही है, गैस, ठीक है। अब वो
कह रहा है कि सब सॉलिड को मैंने हीट किया अमोनियम क्लोराइड को, इसको इससे आपके पास बनी एक ठंडी सर्फेस रखी इसने, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड दोबारा बन गया, उसके पेपर जोड़े मिलके आप इसमें दोनों मिलके ये भी बना सकते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बेटा, क्लोज सिस्टम नहीं है, क्लोज्ड सिस्टम एक रिक्वायरमेंट है नहीं है, ओपन है, आपको नजर आ रहा है, तो ये वाली बात गलत होगी। रिएक्शन 1 इज रिवर्सिबल, कैसे पता चला? आपने यहाँ से NH4 HCl को जब ब्रेक किया, इससे आपके पास बनी थी अमोनिया गैस बनी थी एंड HCl गैस बनी थी, और ये दोबारा जाके आपके पास NH4Cl बन गया। इसका मतलब कि पहले ये बना फिर बाद में ये बन गया, रिवर्सिबल तो है। रिएक्शन 1 इज एंडोथर्मिक, जी पहले वाले में आपको पता है कि हीट दे रहे नंबर 1, नंबर 2 डीकंपोजिशन भी तो हो रही है, आपको नजर आ रही है साफ साफ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो एंडोथर्मिक भी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, will change what will change every kinetic energy of reacting particles? बेटा टेम्परेचर के अलावा कुछ नहीं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर यस, कूलिंग रिएक्शन मिक्सचर यस, एडिंग कैटलिस्ट नो। उसके साथ उसने कुछ पंगा किया है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दे, लेकिन टेम्परेचर जब ज्यादा कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी, एंड अगर टेम्परेचर कम करेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दो बातें कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जो है आपको पता है कि वो डायरेक्टली है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर चेंज करने से बढ़ती है, कैटलिस्ट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि पीएच चेंज हो जाए, देखिए पानी में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल है, उसकी पीएच 10 हो जाएगी 7 से, ठीक है, पानी की पीएच 7 होती है तो 7 से 10 हो जाएगी, ये तो करेगा। ये दोनों इनसॉल्युबल, ये हमें और से है आपके पास पीरियोडिसिटी से, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो बी इज द ओनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस रिएक्शन मैकेनिज्म प्योर बेरियम सल्फेट बनाने की कोशिश हो रही है? बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है जिसको हमें बनाना होता है दो सॉल्युबल रिएजेंट से। चलें शुरू करते हैं। जब इससे रिएक्शन करवा दूंगा ऑक्सीजन से तो ये बन जाएगा बेरियम ऑक्साइड, HCl से रिएक्शन करवा दूंगा तो बन जाएगा बेरियम क्लोराइड जो कि एक्वस होगा, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ये भी एक्वस है, और आपके पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा PPT, उसको फिल्टर कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, ये मेथड तो ठीक है। दूसरे वाले में जब नाइट्रेट था आपके पास, ये सॉल्युबल था, आपने इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया, आपके पास बन जाएगा बेरियम ऑक्साइड, फिर आपने इसको पानी में ऐड कर दिया, पानी में बिल्कुल डिसॉल्व होता है बेरियम, कैल्शियम उसके नीचे वाले पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो ये एक्वस होगा, और ये भी एक्वस है, इससे भी आपके पास बन जाएगा बेरियम सल्फेट जो कि आप, अगले वाले में ये सॉल्युबल है, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, बन जाएगा आपके पास बेरियम नाइट्रेट, एक्वस है, ये भी एक्वस होता है, इससे आपके पास बनेगा बेरियम सल्फेट। तो सॉल्युबल सॉल्युबल से एक्चुअली बनना चाहिए आपके पास, यहाँ पे गौर से देखें, ये सॉल्युबल तो पीपीटी बन गए, फिर ये भी सॉल्युबल तो पीपीटी बन गए, ये भी सॉल्युबल तो पीपीटी बन गए, और आप जो है उसको फिर फिल्टर करके वॉश कर लेंगे। तो तीनों मेथड ठीक बता रहा है, आपके पास इनसॉल्युबल बनाने के लिए सॉल्युबल होना जरूरी है, तो तीनों सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि क्लासेस ऑफ अल्कोहल जो है वो आपने पहचाननी है, इसमें कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है, प्राइमरी इसमें है या नहीं। अगर आप गौर से देखें तो जैसे CH2OH, इसको फिर हम खींच के ले आते हैं, ये हो गई हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी बात उससे गई सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मुझे नजर आ चुकी है, एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे पता चला मुझे? 3 डंडियां हैं, मतलब ये CH है। इसके बाद से कहा कि टर्शियरी अल्कोहल भी इसमें है, अच्छा उसके लिए हम जो है वो कलर डिफरेंट यूज करते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल मुझे नजर आ चुकी है, एंड दैट इज दिस वन, बिकॉज़ दिस इज 4 कार्बन, अब जस्ट C है, C के साथ OH लगा हुआ है, उसमें तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो 1 2 3 ऑल करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। 38, एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर में? हम एक एल्कीन बोल लेते हैं, और इससे मैं बनाने जा रहा हूँ पॉलीमर, ये ऐसा बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
यस, क्योंकि अगले मॉलिक्यूल के साथ इसका ये और से देखें तो इस बॉन्ड को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड तो बना है, सिंगल बॉन्ड बन गया। पहले अलग अलग थे, बाद में जुड़ गए, जिसको मैं इधर भी जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा था, इनके दरमियान अभी फिलहाल कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन बाद में ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये वाली बात ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, यस पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाली बात भी ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज sp2 to sp3, अच्छा देख लेते हैं। इसमें आपके पास असल में 3 थे बॉन्ड पेयर, sp2 ठीक है, 3 मतलब s and p to sp2, जबकि यहाँ पर आपके पास 4 चीजें बन रही हैं, तो 4 का मतलब हो गया s and p मतलब sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है sp2 से sp3, ये वाली बात भी ठीक है। इसका भी आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अल्कोहल can be oxidized to form organic compound which give color PPT with 2,4-DNPH, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल होनी चाहिए। अल्कोहल भी तो सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो देखते हैं बेटा, ये आपके पास है CH है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। ये भी आपके पास CH है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। ये आपके पास CH है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा, तीनों में कीटोन बनेगा, कीटोन कीटोन एंड कीटोन, तो पहला वाला काम जो है सब में हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एल्कलाइन आयोडीन से भी रिएक्शन करें। अब एल्कलाइन आयोडीन से रिएक्शन करना है इन एल्कोहल्स को, तो एल्कोहल में क्या कैटेगरी होनी चाहिए कि जो अल्फा कार्बन जिससे OH लगा उसके साथ अगर CH3 हो तो फिर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और इससे बन जाएगा आपके पास CHI3, येलो पीपीटी आ जाएंगे अगर अल्फा कार्बन से CH3 का पीस हो। तो आपके पास देखते हैं कि इस वाले में तो आपके पास अल्फा कार्बन में कलर पीपीटी एंड एल्काइन, तो जो आपके पास कीटोन बन गए हैं उनकी बात हो रही है। तो पहला जो स्ट्रक्चर बन चुका है आपके पास वो ऐसा बन चुका है। इसमें तो आपके पास अल्फा कार्बन से CH3 पीस नहीं है, काट दो इसको, उसकी कैटेगरी पूरी नहीं होगी। इसमें आपके पास यहाँ से तो नहीं पूरी होगी, ये बात तो ट्रू है, लेकिन ये वाली बात जो है ना, यहाँ से देखें, दिस इज अल्फा कार्बन, योर अल्फा कार्बन एंड यू कैन सी योर CH3 पीस, ये देगा। सिमिलरली आपके पास ये वाला पार्ट जो था आपका अल्कोहल का, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से कीटोन बन जाएगा। अब ये अगर कीटोन बन गया, अल्फा कार्बन हो गया, उसके साथ आपको नजर आ रहा है कि CH3 का पीस है, ये भी देगा, ये भी देगा, तो आपके पास 2 and 3 आंसर हो जाएगा, तो C इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हिच मिक्सचर फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। एक्वस है, ये एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या बताया था आपको, इसमें चले जाना और आपने इधर भी देखना, इधर भी देखना, जहां से कार्बन नहीं है वहीं से कट कर दें, कट कर दिया आपने, तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगी इससे ये, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास। तो फिर आपको बताया था कि पानी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक H एंड एक OH। OH कहाँ चला जाता है, OH चला जाता है इसके पास, आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये तो सही हो गया। दूसरे वाले में आपके पास ये है, आपके पास वीक एसिड है ना, उसका एनाइन बना के दिखाया, मतलब एल्केनोएट बना के दिखाया हुआ इसने, उसका H रिमूव किया हुआ इसने। तो आपको पता है वीक एसिड उसको H की जरूरत है, जैसे उसको H यहाँ से मिलेगा तो आपके पास ये बन जाएगा बिल्कुल, तो नेगेटिव था ये, H जो है उसका सल्फ्यूरिक एसिड का इसके पास आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको मिल जाएंगे, और आपके पास यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा इसका, और ये वीक एसिड मिलके रहना चाहते हैं, तो इसमें भी आपके पास एसिड बनता है। एंड द लास्ट वन इज कीटोन, एक्चुअली ये कीटोन है, और कीटोन का एक्वस रिएक्शन करवा रहा है, तो कुछ नहीं होगा, तो 1 and 2 मतलब B इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।